SI टेस्ट सीरीज का जो देवप्रिया एकेडमी की तरफ से जो 8वां टेस्ट था आज, हाँ डेट सही लिखे बिल्कुल 7/12/25, लेकिन टेस्ट है वो कौन सा है, 8वें नंबर का टेस्ट है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं अभी इसमें पॉलिटी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में क्या है, इसका सिंपल सा है, राष्ट्रपति का जैसे मतानुदान होता है वैसे ही कि वैसे ये इसका रहेगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा है वो उसको निर्वाचन होता है। उसके अलावा लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने लोग होते हैं नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका सही कौन से हैं, सही उत्तर रहने वाला है ना तो एक सही है ना दो सही है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न दे रखा है। संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24, इसके बारे में क्लास में विस्तृत चर्चा की गई थी। 24, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो त्याग पत्र जो हमेशा देगा वो हमेशा किसको देगा, राष्ट्रपति के। अब इसमें 2-3 चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। 124(4) में है, उसके बारे में ये दे रखा है कि पदच्युत कैसे कैसे रहेगा। अब हालांकि जो कार्यकाल है वो तय नहीं है इनका, ऐसे नहीं दे रखा है कि 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, हालांकि कार्यकाल तय नहीं है। फिर भी इसमें एक चीज लिखी है कि आयु है वो 65 साल तक हो सकती है। उसके अलावा एक और चीज है कि एक तो ये तो क्या दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा है, लेकिन बिना त्याग पत्र के भी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। और राष्ट्रपति हटाता कैसे है, उसका तरीका है कि जब संसद उनको बोले, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो हटा भी सकता है। ये सवाल कितनी ही बार पूछा जा चुका है। इसका अनुच्छेद भी कौन सा रहेगा, 124(4). प्रश्न संख्या 65, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको बारे में चर्चा की थी। मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार नहीं, राष्ट्रपति द्वारा हाँ हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन आगे और देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर बिल्कुल। तो सही उत्तर रहने वाला है वो हमारे सामने क्या रहेगा, राष्ट्रपति हटाता है लेकिन संसद की सिफारिश पर, डी। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो प्रावधान किसमें है। तदर्थ जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का सिर्फ और सिर्फ प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। जहां तक इसमें जो दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय में है। अब जब बात आती है कि तदर्थ न्यायाधीश की, तो तदर्थ न्यायाधीश है संविधान के जो अनुच्छेद 127 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका जो बेसिकली है वो किससे लिया जाता है, गणपूर्ति से। और ये हमने जो प्रावधान है वो लिया कहाँ से है, तो वो हमने लिया है फ्रांस से। अब इसको साथ में ऐसे ऐड ऑन करते जाना चाहिए कि 126 हमें क्या कहता है, 127 क्या कहता है, 128 क्या कहता है, 129 क्या कहता है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। 126 कहता है कार्यकारी न्यायाधीश, 127 में हमने देख लिया तदर्थ, 128 में हो गया सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, 129 में होता है अभिलेख। तो ये इसको जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो उनको साथ में ऐसे ऐसे देखते जाएं तो हमें एक बार रीमेमोराइज भी हो जाता है और याद भी अच्छे से हो सकता है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त, अभी हमने देखा है 128, सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय
को अपने निर्णय या पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन है वो सही है, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 28, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ध्यान रखना, अनन्य शक्ति नहीं। अनन्य का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो? सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मूल अधिकारों के जो संदर्भ में है वो 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो अनुच्छेद 32 के तहत है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनन्य शक्ति नहीं है। फिर एक ही ढूंढना है हमें, हालांकि मिल गया है। फिर अंतर्राज्यिक विवाद है, वो मूल क्षेत्राधिकार में आता है, बिल्कुल सही है। या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार, बिल्कुल 143। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है, अब तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 7/12/2025 है, अब तक 16 बार राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले चुका है। कितनी बार? 16 बार, 16 टाइम। इसके पास अपने निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, बिल्कुल सही। सही उत्तर रहने वाला है हमारे सामने ए। प्रश्न संख्या 29, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें पहला एक चीज लिखी है, वो रहेगा संवैधानिक मामले। इसके 2-3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है ना। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके 2-3 पार्ट है। पहला है संवैधानिक मामले, फिर अगला दे रखा है दीवानी मामले, फिर आपराधिक और विशेष अनुमति से। चौथा है विशेष अनुमति से जो मामले हैं वो। तो ये सब किस में आते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो हमेशा ध्यान रखना, जो संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई भी मामला है तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्श नहीं और ये नहीं। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? व्याख्या कौन करता है? न्यायिक पुनरावलोकन कौन करता है? न्यायिक समीक्षा कौन करता है? वो एक ही चीज है, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 31, निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। अब हमें ढूंढना क्या है? सही उत्तर ढूंढना है। यहाँ पे केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ही, वापिस देखो यहाँ एक शब्द आया है, अनन्य एकाधिकार है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, केंद्रीय कानून के मामले में इसके पास अनन्य एकाधिकार है। फिर अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान का संरक्षक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये क्या है? अभिभावक है, वही संरक्षक है, बिल्कुल ए और आ दोनों कथन है वो सही है। प्रश्न संख्या 32, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सिंपल सवाल है। 33, जनहित याचिका, जिसे हम क्या कहते हैं? PLI, कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ध्यान रखना, PLI है वो कहीं पे भी प्रस्तुत है वो की जा सकती है। PLI के बारे में कोई भी बाउंडेशन या लिमिटेशंस है वो नहीं दी गई है। इसमें 1-2-3 चीज़ें हैं, ऐड ऑन करना चाह सकते हो। ये 1980 के दशक में ये कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, और इसके लिए एक नाम बहुत फेमस है, वो रहेगा PN भगवती। हालांकि 2 नाम चलते हैं, ये साल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है VR कृष्ण अय्यर, VR कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो PN भगवती को आप स्टार लगा देना, इसको याद कर लेना। प्रश्न संख्या 34, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने 2 चीजें देखी, एक तो 1980 और एक देखा PN भगवती। और अब शुरू कैसे की गई थी? संसदीय एक्ट नहीं लाए थे, संवैधानिक संशोधन नहीं था,
ये पी.एन. भगवती है वो जस्टिस थे, इनके द्वारा की गई एक न्यायिक पहल थी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर की सहायता, निम्नकूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है हमें। ए और आर, वापिस यहाँ पे दो चीजें दे रखी है। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। बिल्कुल। देखो पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो पीड़ित है वही न्यायालय जा सकता था, दूसरा नहीं जा सकता था। लेकिन जो पीएलआई जो आया उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, पीड़ित के अलावा दूसरा व्यक्ति भी उसकी वेदना ले जाकर न्यायालय के समक्ष है वो जा सकता है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकता है किसी कारण से न्याय तक जो नहीं पहुंच पाने में असमर्थ है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों ही है वो सत्य कथन है और स्पष्टीकरण एकदम सही है। प्रश्न संख्या 36, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जो मुकदमा था वो किससे संबंधित था? सही उत्तर है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित था। प्रश्न संख्या 37, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं के निर्णयों के पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 137। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक आयोग बनाया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत? अच्छा, इसमें लिखा ही है, जो 99वां संविधान संशोधन था उसके तहत ये बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत है वो इसको खारिज कर दिया। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इसके तहत 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, ये बात भी सही है। ध्यान रखना, अभी सही में भी एक गलती आएगी। न्यायिक स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का पार्ट है, ये भी सही है। बस गलती कहाँ है? गलती सिर्फ इतनी सी है, गलती सिर्फ छोटी सी है, वो ले रखा है यहाँ पे क्या? उच्च न्यायालय। हम फ्लो में उच्च न्यायालय पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या उच्चतम न्यायालय ही, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या पढ़ रहा है? उच्चतम न्यायालय। तो उच्च न्यायालय ने ऐसे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत खारिज कर दिया, जहां सही उत्तर एक रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 39, न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू का जो मुख्य समाज संवैधानिक आधार कौन सा है? अनुच्छेद 13। हालांकि इसके खूब सारे हैं जो मुख्य आधार, हालांकि इसमें जो प्रश्न में पूछा है वो मुख्य आधार पूछा है, इसका उत्तर रहेगा 13। अब इसके 13 के अलावा भी खूब सारे अधिकार है, जैसे 13, 32, फिर है 131 से लेके और 136 तक। ये सारे जो अनुच्छेद है इसका आधार बनते हैं, इसी के बेसिस पे ओके है वो न्यायिक समीक्षा है वो की जाती है। ये है 143 परामर्श की जो शक्ति है वो, फिर 226 और 227, ये भी है 245 और 246। ये कुछ अनुच्छेद है जो न्यायिक समीक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन जो मूल आधार है, मुख्य आधार है वो है अनुच्छेद 13। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है? नहीं आता है। विधायिका द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांच बिल्कुल आता है। कार्यपालिका के आदेशों और नियमों की जांच बिल्कुल आता है। संसद के दोनों सदनों की आंतरिक नहीं, ये बात नहीं है, अंदर ताकाझाकी नहीं चलेगी। सही उत्तर रहेगा सी। और संविधान संशोधन की वैधता का जो परीक्षण है वो भी इसमें आता है। बस इतने ही कुछ सवाल थे पॉलिटी के। होप सो अगला टेस्ट